एवरीवन, मेरा नाम है सविता गर्जे और रिसेंटली मेरा सिलेक्शन महाराष्ट्र पीसीएस थ्रू डीवाईएसपी ये पद पे हुआ है। इसके पहले जो मैंने स्टडी आईक्यू पे वीडियो अपलोड किया था उसके बारे में, महाराष्ट्र पीसीएस के प्रीलिम के बारे में मैंने बात किया था। तो आई रिक्वेस्ट यू कि वो वीडियो आप ज़रूर जाके देखिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ महाराष्ट्र पीसीएस एग्जाम की मीन्स के बारे में बात करने वाली, स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए और मैंने अपने खुद में स्ट्रैटेजी कैसे यूज की थी, वो सब बातें मैं इसमें डिस्कस करूंगी। और एट द एंड ऑफ द वीडियो एक सक्सेस स्टोरी बताऊंगी। बहुत मोटिवेशनल है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। आप वीडियो एंड तक देखिए। जैसे मैंने बताया, मेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेंस महाराष्ट्र पीसीएस का 6 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें ऐसे ग्रामर सब कुछ होता है, मतलब बहुत वास्ट सिलेबस है इसका। हमें इसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को प्री के पहले प्रिपेयर करना होता है, ना कि हम लोग का प्री एग्जाम क्रैक हो गया और उसके बाद हम लोग पूरा मींस का सिलेबस लेके बैठे और फिर प्रिपेयर करते। तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। जीएस के 4 सब्जेक्ट है, ऐसे भी है, ग्रामर भी है। स्ट्रैटेजी ये रखनी चाहिए हमेशा कि प्री के पहले के 4 महीने छोड़, उसके पहले हम लोग को मेंस के बारे में मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और उसमें सब सब्जेक्ट की एटलीस्ट 2 बार रीडिंग हो जानी चाहिए। तो उसके वजह से जब प्री क्रैक हो जाती है, तब उसके बाद हम लोग को मेंस का सिलेबस पूरा कवर करने में बहुत इजी जाता है और ज़्यादा रीडिंग उसमें होती है। मैंने जैसे प्री के वीडियो में भी बताया था कि हमेशा स्ट्रैटेजी ये रखनी चाहिए कि मिनिमम रिसोर्सेस मैक्सिमम आउटपुट। जैसे हमें बुक भी कम यूज करने हैं और कम बुक से हमें ज़्यादा आउटपुट लेना है। यहाँ पे भी 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रीलिम एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट थी और यूपीएससी और सीएपीएफ अन्य किसी भी एग्जाम के लिए ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड हमारा एग्जाम के लिए जो सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें डेली बेसिस पे हमें सिलेबस पढ़ना चाहिए। जैसे हम डेली उठ के जैसे ब्रश करते हैं, वैसे वो डेली बेसिस पे सिलेबस पढ़ना होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना चाहिए कि एरिया ऑफ क्वेश्चंस क्या है, वो हमें पता होना चाहिए और उसके बेसिस पे हमें पढ़ाई चालू करनी चाहिए, बुक्स पढ़ने चाहिए, ना कि रैंडमली बुक्स मार्केट में अवेलेबल है तो हम लेके आएंगे और पढ़ेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये 2 चीजें प्राइम है इसमें, किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और कुछ बातें मैं बताना चाहती हूँ, जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, करंट अफेयर मैगजीन्स मेंस के लिए, महाराष्ट्र पीसीएस एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। मेंस के टाइम में आप अगर ये चीजें नहीं भी पढ़ोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। वो करंट अफेयर सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और तभी पढ़ना चाहिए। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए ये चीज़ें पढ़ने में, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर के मैगजीन एंड ऑल, इसमें टाइम बर्बाद मत कीजिए। हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल सिलेबस में हम लोग जाते हैं। पहला पेपर होता है मराठी इंग्लिश ग्रामर। मराठी जो महाराष्ट्र का स्टेट लैंग्वेज है, उसका ग्रामर 50 मार्क्स और इंग्लिश का ग्रामर 50 मार्क्स, कुल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर फर्स्ट होता है। मराठी जिनका मदर टंग नहीं है उनके लिए ये चीज़ें भी डिफिकल्ट होगी, लेकिन महाराष्ट्र का जो मदर टंग की मराठी है तो सब लोगों के लिए ये सिलेबस मराठी ग्रामर का बहुत इजी जाता है। और उसमें महाराष्ट्र में एक लोकल ऑथर है मोरा वाळिंबे करके, जिनका बुक डेडिकेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए है, ग्रामर के लिए। अगर नॉन महाराष्ट्रीयन भी अगर वो बुक पढ़ेंगे तो वो इजीली समझ में आ जाएगा। इस सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने दिया है। और आज तक का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस से ये पता चलता है कि उस बुक के बाहर की चीजें नहीं पूछी गई है, मतलब ऑलमोस्ट आगे पीछे उसी बुक से पूछा जाता है। तो वो सिंगल बुक मराठी ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट है, अन्य किसी भी बुक की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ रेफरेंस लेना है तो आप अलग बुक यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि ज्यादा बुक यूज करने की जरूरत नहीं है। उस पे जगह पे आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान दे सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी का भी मोरा वाळिंबे का एक डेडिकेटेड बुक है, तो वो आप यूज कर सकते हो। ये 2 बुक में आपका पूरा मराठी ग्रामर और वोकैबुलरी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इंग्लिश।
जो बहुत लोगों का डिफिकल्ट टॉपिक है और नाम सुनते ही बहुत डर लगने लगता है, और स्कोर भी बहुत लोगों का इंग्लिश ग्रामर में बहुत कम आता है, मराठी ग्रामर में ज़्यादा आता है, ओवरऑल स्कोर उसकी वजह से कम हो जाता है। मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो पेपर 1 है ग्रामर का, वो बहुत स्कोरिंग है और अल्टीमेटली आपका स्कोर बढ़ाने में वो आपकी मदद करता है। तो इस टॉपिक पे आपको बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, और अल्टीमेटली आपको अगर क्लास 1 की पोस्ट चाहिए तो ये सब्जेक्ट बहुत डिटरमाइन होगा। जैसे इंग्लिश ग्रामर के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपका बहुत बेसिक वीक है, बेसिक नहीं आता है, बेसिक से ही डर लगता है, तो आप बाला साहेब शिंदे नाम का एक बेसिक बुक है जो मराठी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उसने बात की है, मतलब मराठी में इंग्लिश समझा है, मराठी लैंग्वेज का सपोर्ट लेके, तो वो आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन और एक रहेगा कि अगर आपको इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल नहीं आता, बहुत वीक हो, डर लगता है, तो डायरेक्टली आप कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कीजिए। इट वुड बी बेटर कि आप अपना अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कुछ इंपॉर्टेंट पढ़े, और नहीं आता है वो चीज़ पढ़े। मतलब खुद को पहले बताइए कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता है, नहीं बोलने में कुछ हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इन्वेंशन की शुरुआत नहीं ये वर्ड से हुई है। सो खुद को नहीं बोलिए कि नहीं आता है और लगाइए उसके लिए क्लास, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो मैंने और बुक जो यूज किए, पीएम बख्शी का बुक है जो और कॉम्पिटिटिव बहुत लोग यूज करते हैं, उसमें एंड में जो पेजेस दिए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और उसमें सॉल्यूशन भी दिया है, तो वो इजी जाता है। पाल एंड सूरी है, उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट और राइट स्टेटमेंट ये दोनों एक ही जगह पे बताया है, तो वो समझ में आता है जल्दी कि कैसे होना चाहिए। और मैं और एक टेक्निक फॉलो करती थी कि मैं न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में का पैराग्राफ पढ़ती थी, और उसमें ग्रामर किस तरह से यूज किया है वो डेली बेसिस पे मैं देखती। तो इसकी वजह से क्या होता था, अगर मुझे एग्जाम में कोई स्टेटमेंट पूछा है ग्रामेटिकली, तो मुझे वो पता चलता था कि ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में ऐसे इस तरह से पढ़ा था। सो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, डेली बेसिस पे कौन सा भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का पैराग्राफ आप पढ़ा करिए। ये हो गया पूरी तरह से इंग्लिश और मराठी ग्रामर के लिए, और इसमें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस इज ओनली स्ट्रैटर्जी। इसके अलावा इस सब्जेक्ट में कुछ स्ट्रैटर्जी नहीं है। और एक बात बोलना भूल गई कि इंग्लिश के वोकैबलरी के लिए नॉर्मन लुइस का जो वर्ल्ड पावर मेड इजी है, वो बुक आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से ही वर्ड्स आपको वोकैबलरी के लिए पूछे जाते हैं। अगर आप न्यू कमर्स हो और आपको वो बुक पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी जा रही हो, तो आप अनअकैडमी पे एक ट्यूटर है, उन्होंने वो नॉर्मन लुइस के बुक को पूरी तरह से कवर किया है, तो वो वीडियो आप दे सकते हो। अगर आपको ट्विटर के नाम पता करने हैं कि कौन से ट्यूटर ने वो लिया है, तो मेरे एफबी पेज पे मैंने वो नाम बहुत शेयर किए हैं सब, तो वो आप देख सकते हो। तो ये पेपर 1 हो गया। पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव होता है, इंग्लिश मराठी एसे, ट्रांसलेशन एंड प्रीसे होता है। अगेन इट इज फॉर 100 मार्क। मराठी 50 मार्क्स, इंग्लिश 50 मार्क्स। इंग्लिश में और मराठी में एक एक ऐसे लिखने पड़ता है, ईच 1 ट्रांसलेशन, एक मराठी में एक इंग्लिश में। प्रीसे राइटिंग अगेन 1 मराठी 1 इंग्लिश, ऐसे ये पेपर का स्ट्रक्चर है बेसिक। सो ऐसे कैसे स्ट्रॉन्ग करे और ऐसे का प्रैक्टिस कैसे करे, अगर ये कोई मुझसे पूछे तो मैंने जो खुद में सीएपीएफ के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए एग्जाम के लिए मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की। जैसे मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि जो करंट में इशू चालू थे उसके बारे में मैं डेली बेसिस पे लिखे रखती थी। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर सुसाइड से मुझे लगता था कि ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में है और इसके बारे में ऐसे आ सकता है, एंड माई गुड लक कि वो ऐसे वहाँ पे एग्जाम में आ गया, जिसके बारे में मैं प्रिपेयर करके रखा था। मैंने डेडिकेट बुक बनाई थी, उसमें मैंने हर टॉपिक के बारे में, कौन से स्लोगन होने चाहिए, कौन सा न्यूज़पेपर का आर्टिकल हम यूज कर सकते हैं,
स्लोगन यूज कर सकते हैं, ये सब मैंने लिख के रखा था उसमें। और कुछ कुछ स्लोगन ऐसे थे कि हम किसी भी ऐसे में लिख सकते थे, ऐसे भी स्लोगन मैंने ऐड करके रखे थे वो नोटबुक में। तो उसकी वजह से मेरा ऐसे का प्रिपरेशन डेली बेसिस पे होता था, डेली बेसिस पे मैं उसमें चीजें ऐड करती थी। वुमेन एम्पावरमेंट है, डेली बेसिस पे अगर कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट का तो मैंने उस पर लिख के रखा था। तो ये चीज मुझे सीएपीएफ में भी बहुत काम आई। और इवन मैंने सीएपीएफ का मेंस भी, सीएपीएफ का एग्जाम भी क्रैक किया और उसका ग्राउंड भी हुआ है और इंटरव्यू बाकी है। तो मतलब बताने का मतलब ये है कि ये जो डेडिकेटेड एफर्ट था डेली बेसिस पे वो नोटबुक में ऐड करके रखना, तो मुझे बहुत काम में आया और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, डेडिकेटेड बुक बनाइए और ऐसे का उसमें डेली बेसिस पे लिख के रखिए। और इसके अलावा एसे के लिए अन्य कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, एसे की स्ट्रैटेजी आपको खुद पर डेवलप करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट टॉपिक है इस पेपर में ट्रांसलेशन। एक ट्रांसलेशन आपको मराठी से इंग्लिश करना पड़ता है और दूसरा इंग्लिश से मराठी करना पड़ता है। सो इसके लिए अगेन आपको वोकैबलरी इंपॉर्टेंट होती है। वोकैबलरी के लिए डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही इसकी स्ट्रैटेजी है। और ट्रांसलेशन में आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होना करना पड़ता है, उसमें जो क्रक्स है पैसेज का वो आपको ट्रांसलेशन वाले पैसेज में आना चाहिए। मतलब वो मीनिंग सेम होना चाहिए, ना कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। मतलब ऐसे मत समझिए अगर आपको एक डिफिकल्ट वर्ड आया उसमें और उसका वर्ड का आपको ट्रांसलेटेड वर्ड पता नहीं है तो आपका पूरा पैसेज ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। तो वो वर्ड का अल्टरनेटिव वर्ड लिख सकते हैं, आपको उस वर्ड से क्या पता चला, मतलब वो उसको क्या बताना है, ये भी अगर आपने आपके वर्ड में लिखा ट्रांसलेटेड पैसेज में तो भी चलेगा। मतलब बहुत डिफिकल्ट ऐसा होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको वो पैसेज का मतलब समझ में आना चाहिए, उनको क्या कन्वे करना है, कौन सी चीज उनको कन्वे करनी है वो पता होना चाहिए सिर्फ। तो ऐसे करके दोनों पैसेज बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आपको उसका सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए कि उनको क्या बताना है, वो आप आपके वर्ड में ट्रांसलेट कर सकते हो। और बाद में प्रीसे होता है, मराठी का एक प्रीसे एंड इंग्लिश का एक प्रीसे। अगेन इसमें स्ट्रैटेजी वही है कि आपको पैसेज का मतलब समझ में आना है, उसमें कोर क्या बताना चाहते हैं वो। कभी कभी ऐसे पैसेज आते हैं कि बहुत यहाँ की वहां की बातें की होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट कुछ थोड़ा ही होता है, थोड़ा ही पार्ट उसका इम्पोर्टेंट होता है, वही इम्पोर्टेंट पार्ट प्रीसे में आना चाहिए। 1/3 प्रीसे करना पड़ता है और उसको सुटेबल टाइटल भी यहाँ पे देना पड़ता है, जो सीएपीएफ में हमको सुटेबल टाइटल देने की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे वो देनी पड़ती है, उसको मार्क अलाउड होते हैं सुटेबल टाइटल के लिए भी। सो अगेन प्रीसे की डेली बेसिस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पैसेज का आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि ऑथर को आपको बताना क्या है, क्या उसमें पॉइंट है। अगर वो समझ में आया तो आप इजीली प्रीसे लिख सकते हो। सेम सीएपीएफ के एग्जाम के जैसे यहाँ पे प्रीसे की शीट होती है, कॉलम दिए होते हैं और हर एक कॉलम में आपको एक एक वर्ड लिखना होता है, ऐसे प्रीसे होता है। तो ये भी सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है और मैंने जो स्ट्रैटेजी यूज की उसके वजह से मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क जो 61 है, वन ऑफ द हाईएस्ट कंसिडर किए जाते हैं, वो मिले हैं। और मैंने जैसे बताया ट्रांसलेशन के लिए मैंने जो बताया सेम स्ट्रैटेजी मैंने यूज की थी, कुछ अलग यूज नहीं हुआ था मैंने। सो ये हो गया पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव मराठी इंग्लिश। पेपर 3 है जीएस 1। बहुत लेंथी पेपर है, स्कोरिंग नहीं है उतना ज्यादा इस पेपर में। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस टॉपिक में ज्यादा एफर्ट्स देने हैं इस जीएस पेपर 1 में। तो इसमें हमें होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एग्री। और हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें होती है, मतलब इतना पढ़ना पड़ता है लेकिन आउटपुट बहुत कम रहता है इसका। सो इसमें क्या होता है, महाराष्ट्र का हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस रहता है इस पेपर में। महाराष्ट्र के हिस्ट्री में के बारे में बहुत सारी चीजें होती है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग जो एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए यूज करते हैं, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वही यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री सीरीज है
सिंहासन, प्रधानमंत्री एंड संविधान, राज्यसभा का जो संविधान है वो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इंडिपेंडेंट के बाद चीजें कैसे हुई है वहां से आप पढ़ सकते हो, उसके लिए बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मतलब इसका बताने का मतलब ये है कि हम लोग अपना एफर्ट्स कम कर सकते हैं चीजें, खाना खाते वक्त, टाइम पास करते वक्त ये वीडियो हम देख सकते हैं और इसमें से इंडिपेंडेंट के बाद की चीजें हम लोग कवर कर सकते हैं। महाराष्ट्र के हिस्ट्री के लिए 10 to 11 के स्टेट बोर्ड अच्छे हैं, वो पढ़िए। समाधान महाजन सर का बुक है यूनिक एकेडमी का, वो अच्छा है। उसमें सोशल रिफॉर्मर बहुत अच्छे तरह से कवर किए हैं और सोशल रिफॉर्मर पे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने पे ये बात पता चलती है, तो हम लोग उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस में जैसे बताया 12th की एनसीईआरटी है, पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, वो पढ़िए। प्रधानमंत्री सीरीज यूट्यूब पे। बस हिस्ट्री के लिए इतना ही पढ़िए, इससे ज्यादा एफर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री पूछी नहीं जाती है यहाँ पे, जो प्री में होती है। जैसे मैंने प्री के स्ट्रैटेजी के बात बताया, तो यहाँ पे वो होता नहीं है। तो ये चीजें कब पता चलती है क्या है वो क्या नहीं है, जब सिलेबस हम पढ़ते हैं। सो हिस्ट्री में ज़्यादा इनपुट मत दीजिए, क्योंकि उसका आउटपुट बहुत कम रहता है। अगर आपको हिस्ट्री को रिवाइज करना है तो पूरा सिलेबस रिवाइज होने के बाद हिस्ट्री लास्ट में रिवाइज कीजिए, अगर आपको हिस्ट्री का चीज़ें डिफिकल्ट जा रही है। और हिस्ट्री में नोट्स निकाल के रखिए। सोशल रिफॉर्मर के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एंड मूवमेंट पे आप वो नोट्स पढ़ सकते हैं। एग्जाम सेंटर में जाने के बाद अगर आपको 1-2 घंटा है आपके पास, तो वो नोट्स आप पढ़ सकते हो। तो इसमें हिस्ट्री में नोट्स निकाल के रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के सब टॉपिक पे निकालने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे मैंने बताया कि सोशल रिफॉर्मर है, और सोशल रिफॉर्मर पूरे भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके बारे में नोट्स निकालने की जरूरत है। और वो सोशल रिफॉर्मर को हमको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अम्बेडकर जी, उनके बारे में हर एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हम लोग को पता होना चाहिए। तो वैसे नोट्स प्रिपेयर कीजिए। सेकंड, भूगोल एंड एग्री बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी है। और ये जो टॉपिक है उसके वजह से आपका जीएस का स्कोर बढ़ सकता है। मतलब हिस्ट्री को छोड़ ही दीजिए, उसमें स्कोर करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। तो ये 2 टॉपिक पार्ट है, ज्योग्राफी एंड एग्री, उसके बेसिस पे आप जीएस 1 का पेपर 3 का स्कोर आप बढ़ा सकते हो। तो एग्री में नॉर्मल बुक्स पढ़ने हैं जो हम लोग यूपीएससी के लिए भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ने हैं, जीसी लियोन पढ़ना है। एंड महाराष्ट्र के ज्योग्राफी के लिए दीप स्तंभ का बुक पढ़ना है। मतलब मैंने एक ही बुक यूज किया था, दीप स्तंभ का। उसमें बहुत कलरफुल बुक है और बहुत इजी बुक है। सो वो पढ़िए। और मेरा एक एम रहता था कि सिलेबस में अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो बुक से कवर नहीं हो रहे, जो मैंने अपने बेसिक बुक्स बनाए हैं, अगर वो टॉपिक को मुझे कवर करना है, तो मैंने नया बुक लेने के जगह पे मैंने डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च किया वो चीज़ें, और पूरा बुक पढ़ने में मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ वो मेरा बच गया। और डेडिकेटेड जो टॉपिक है सिलेबस में, मैंने वही सर्च किया गूगल से और उसका इंफॉर्मेशन मैंने नोट डाउन करके रखा, तो उसमें से बहुत टाइम मेरा बच गया। तो बहुत मिनिमम इनपुट मैंने दिया है ज्योग्राफी के लिए, और उससे मुझे बहुत मैक्सिमम आउटपुट आया है। एग्री के लिए बहुत सारे लोगों को एग्री का टॉपिक बहुत नया होता है, क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़ा होता है। हम लोग को यूपीएससी के लिए भी एग्री नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही एग्री का टॉपिक होता है। लेकिन हम उसके लिए स्पेशली ऐसे अलग बुक कुछ पढ़ते नहीं है यूपीएससी में। तो यहाँ पे डेडिकेटेड टॉपिक है एग्री का, तो उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है। उसमें 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के एग्री के स्टेट के टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से पढ़िए थरली, उसमें से चीजें बहुत कुछ आ जाती है। कैप्टन एंड रेड्डी नाम का एक ऑथर का बुक है एग्री के लिए, वो आप अच्छे से पढ़ सकती है। बहुत सारी चीजें डायरेक्टली उसमें से आती है, बहुत अंडरस्टैंडिंग करने की चीजें भी उसमें बहुत अच्छे से दी होती है। एंड गारगोटे सर के ऑथर का एक बुक है नैनदीप पब्लिकेशन का, वो भी अच्छा है। एंड एनसीईआरटी के कुछ बुक्स ऐसे हैं जिसमें एग्री के बारे में बात की हुई है, तो वो भी आप साइड बाय साइड यूज कर सकते हो और एक बार गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल मुझे इसमें लगता है कि 11th-12th के स्टेट के एग्री बुक और कैप्टन एंड रेडी, ये 2 बुक्स मोर देन इनफ है। ये 2 बुक पे ही आप ज्यादा रिविजन दीजिए।
सो ये हो गया पेपर 1। बाकी अभी GS2, GS3 एंड GS4, ये 3 GS के टॉपिक बाकी है। तो मुझे लगता है कि इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, मतलब GS2 का जो पेपर है बहुत बहुत स्कोरिंग होता है, मतलब और मैं एक बात बताना भूल गई कि ये जो GS के पेपर होते हैं 150 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 2 घंटे में हमें सॉल्व करने पड़ते हैं और 150 मार्क्स होता है, मतलब हर एक GS का पेपर 150 मार्क्स होता है हमें। तो इसमें हम लोग का टाइम मैनेजमेंट बहुत करना पड़ता है, मतलब हमें 2 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो प्रैक्टिस इज अ मस्ट। 2 घंटे में कैसे सॉल्व करना है, मतलब मैंने इतना प्रैक्टिस किया था मेंस के टाइम पे, तो मेरा 1.5 घंटे में पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते थे। तो मैं रिमेनिंग हाफ एन आवर में पूरा क्वेश्चन पेपर फिर से गो थ्रू करती थी, मार्किंग करती थी। तो ये कब क्यों हुआ, प्रैक्टिस की वजह से हुआ ये सब कुछ। GS पेपर 2 में हम लोग जो UPSC को सिलेबस यूज करते हैं वही चीजें यहाँ पे यूज करनी है, कुछ अलग यूज नहीं करना है। लक्ष्मीकांत थरली जाना है, और लक्ष्मीकांत पंचायत राज्य बाय किशोर लवटे सर, वो इम्पोर्टेंट है। और उस बुक में स्पेशली लास्ट के चार्ट्स इम्पोर्टेंट है, लास्ट के चार्ट कीजिए, अंदर का जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें, ये मीटिंग कैसे होता है क्या एंड ऑल, वो करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा करके आप चार्ट पे ये कीजिए, फोकस कीजिए। और पेपर 2 में कुछ एजुकेशन के बारे में भी टॉपिक होते हैं, जैसे एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन की चीजें। तो उसके लिए 11th का शिक्षण शास्त्र का स्टेट बोर्ड का बुक है, वो आप यूज कर सकते हो। PIB के न्यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PIB के न्यूज में एजुकेशन के बारे में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और यूनिक एकेडमी है, यूनिक एकेडमी का पेपर पार्ट 2 होता है, पेपर 2 का जो पार्ट 2 होता है उसके लिए यूनिक एकेडमी का बुक है, वो इम्पोर्टेंट है। और कुछ कुछ चीजें मैंने जैसे बताया, डायरेक्टली गूगल कीजिए उसका, अगर कुछ आपको बुक में नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली गूगल कीजिए। और थर्ड बुक गवर्नेंस इन इंडिया, ये जो M लक्ष्मीकांत का बुक है वही उसमें से सिलेक्टिव टॉपिक हमें स्टेट PCS के लिए आते हैं, जैसे सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस, ये सब टॉपिक हम लोग को गवर्नेंस इन इंडिया लक्ष्मीकांत के टॉपिक से ही लेने पड़ते हैं। हम लोग ये टॉपिक मिस आउट कर जाते हैं क्योंकि पता नहीं होता है कि ये टॉपिक का सोर्स क्या है। तो ये टॉपिक का सोर्स है गवर्नेंस इन इंडिया M लक्ष्मीकांत। और एक मेजर चंक एक्ट्स का होता है यहाँ पे पेपर 2 में, मेजर चंक मतलब बहुत सारे एक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे एट्रोसिटी एक्ट है, मतलब वुमेन्स के बारे में जो एक्ट होते हैं, कौटुंबिक हिंसाचार एंड ऑल, तो वो चीजें यहाँ पे पूछे जाती है। तो उसके लिए किशोर लवटे सर का जो बुक है एक्ट्स का, तो वो यूज कीजिए, बहुत इजी। और आप बेयर एक्ट्स भी यूज कर सकते हो, अगर आपको कुछ टेक्स्ट बुक नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली आप एक्ट्स ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए, उसका जेरोक्स निकालिए और वो एक्ट्स आप डायरेक्टली रेफर कर सकते हो, क्योंकि वो ऑथेंटिक होता है, कुछ अलग नहीं होता है। जो मार्केट में बुक्स मिलते हैं मे बी उसमें एरर्स हो सकते हैं, लेकिन जो बेयर एक्ट्स होते हैं उसमें एरर नहीं हो सकते। सो ये है पेपर 2 का, GS2 का पूरा एनालिसिस कैसे करना चाहिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीजें है कि ऑब्जेक्टिव बुक जो होता है M लक्ष्मीकांत सर का ही, वो आप यूज कीजिए, क्योंकि उसमें से बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है। और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत फैक्चुअल चीजें होती है, बहुत याद रखना पड़ता है। तो इस टॉपिक में जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। तो मैंने खुद ने वो ऑब्जेक्टिव बुक है जो M लक्ष्मीकांत सर का है, वो मैंने यूज किया था मेंस के टाइम पे। उसके वजह से मुझे जो पॉलिटी का बुक है M लक्ष्मीकांत, उसको कम रिविजन देना पड़ा, मैंने रिविजन अपने क्वेश्चन थ्रू ही किया था। तो आप भी ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है GS3 एंड पेपर 5, उसमें होता है HR एंड HRD, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन राइट डेवलपमेंट। इसमें 2 बेसिक बुक्स मैंने यूज किए थे, और वो बेसिक बुक के साथ मैंने गूगल में से डायरेक्टली सर्च करके चीजें ऐड की गई थी। कोलंबे सर का बुक है, बहुत अच्छा है, बहुत छोटा है, क्रिस्प में बहुत चीजें अच्छे से उन्होंने बताई है, तो वो आप यूज कर सकते हो, डायरेक्टली यूज कीजिए।
कुछ उसमें सब चीजें कवर की है सिलेबस में जो है। सेकंड है सक्सेस एकेडमी का एचआरडी के लिए जो बुक है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत सारी स्कीम उन्होंने उसमें कवर की है। एंड और एक इम्पॉर्टेंट बुक है देसले सर का इकोनॉमिक्स पार्ट 2। उसमें से स्कीम बहुत अच्छे दिए हुए हैं, चार्ट्स दिए हुए हैं, मतलब जो आपको नोट्स बनाने में जो आपका एफर्ट्स जाएगा, देसले सर ने उसमें डायरेक्टली नोट्स और चार्ट्स बना के दिए हैं। तो उसमें बहुत टाइम आपका बच जाएगा और आप ज्यादा रिवीजन वो टॉपिक को दे सकते हैं। तो ये 3 बेसिक बुक यूज कीजिए। और कुछ नई स्कीम है तो आप वो डायरेक्टली गूगल में जाके उस मिनिस्ट्री के वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। तो ये पेपर में याद ये रखना है कि ये जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, जैसे यूथ मिनिस्ट्री है, वुमेन मिनिस्ट्री है, इसको आपको वीक में एक बार तो विजिट करना है, क्योंकि क्या नई चीजें आई है, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ स्कीम्स हुआ है, ये सब उस मिनिस्ट्री के वेबसाइट से सब कुछ मिल जाता है हमें। और ऑथेंटिक होता है, मतलब एक बार ये बुक्स में एरर हो सकते हैं लेकिन मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे एरर नहीं हो सकते हैं। सो डेली बेसिस की मिनिस्ट्री की वेबसाइट आप ये कीजिए, मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाया कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात है वो। और इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स के बारे में जो कमिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो उसके लिए बेस्ट ऑथेंटिक सोर्स है उन ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट। उस पर डायरेक्टली जाके देखिए वो ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई, कैसे फॉर्म हुई, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डायरेक्टली उस वेबसाइट से आप नोट डाउन करके रख सकते हो। और मेरा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इसमें ऐसे था, क्योंकि इस जो पेपर है, पेपर GS3 का, उसमें बहुत सारी स्कीम पूछी जाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्कीम, इंडिपेंडेंट के बाद कैसे स्कीम का डेवलपमेंट हुआ, ये सब पूछा जाता है। मतलब इवन आपको 1947 के बाद कौन सी स्कीम लॉन्च हुई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वो भी पूछा जाता है। तो इतने सारे स्कीम कैसे याद रखने हैं, कैसे मतलब उसके बाद कौन सा आया, उसमें चेंजेस कैसे हुए, कॉम्बिनेशन कैसे हुए, ये सब लोग मुझे पूछते हैं। तो एक बेसिक आप स्ट्रैटेजी रख सकते हो। हर स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड पेज बनाइए। मतलब लेट कंसीडर कि हाउसिंग स्कीम है, हाउसिंग स्कीम के लिए मैंने 2 पेजेस मैंने बुक में रिजर्व रखे। उसके बाद मैं उसमें फ्लो चार्ट बनाऊंगी कि हाउसिंग स्कीम इंडिपेंडेंट के बाद ये स्कीम होगी, फिर ये स्कीम, ऐसे में फ्लो चार्ट में रखूंगी कॉम्बिनेशंस क्या स्कीम हो गया। और लेट कंसीडर मुझे हाउसिंग के बारे में पढ़ना है तो मैं पूरा चैप्टर फिर से नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ मैं वो फ्लो चार्ट देखूंगी और फ्लो चार्ट में ही साइड में ही मैं एकदम माइन्यूट डिटेल, माइक्रो डिटेल लिखे रखूंगी कि ये चीजें उसमें है, डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखूंगी। टोटली फैक्चुअल चीजें मैं उसके साइड के कॉर्नर में ही लिखे रखूंगी। तो आप ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हो, बहुत इजी जाता है। और हमें मेंस के टाइम पे कैसे होता है, एक दिन में 2 पेपर होते हैं और 2 पेपर के बीच में 3 घंटे का टाइम होता है। तो वो 3 घंटे में ये नोट्स आप रिवाइज कर सकते हो। पूरा बुक आपको रिवाइज नहीं हो सकता है, लेकिन ये बुक्स के जो नोट्स निकाल के रखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रुशियल होते हैं। तो कभी कभी तो ऐसे होता है कि आपने जो पढ़ा है ब्रेक के बीच में, वही एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन वही होता है जो आप अभी बाहर पढ़ के आए हो। तो रिवीजन करने के लिए HRD के नोट्स इज इम्पोर्टेंट। नोट्स आपको निकालने ही है, HRD के निकालने ही है। और इंडिया ईयर बुक्स में जो सिलेक्टिव टॉपिक होते हैं, वुमेन डेवलपमेंट है फॉर एग्जांपल, उसके बारे में आप इंडिया ईयर बुक यूज कर सकते हो। वो भी एक ऑथेंटिक और अच्छा सोर्स रहेगा। और लास्ट पेपर 6 GS4, उसमें हमें होता है इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक एंड एग्री इकोनॉमी होता है, मतलब वो इकोनॉमी का ही एक सब पार्ट होता है। अभी इसमें मैंने जैसे प्री में बताया था कि देसले सर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का प्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीजें सर के बुक से डायरेक्टली आते हैं, हमें अलग कुछ सोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। सो ये सर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आपका बेसिक वीक है, बेसिक नहीं पता है, जैसे मैंने प्री के स्ट्रैटेजी के बाद वीडियो में भी बताया कि कोलंबे सर का इकोनॉमिक्स का बुक पढ़िए, बहुत इजी दिया है, सिंपल लैंग्वेज है, तो बहुत आसानी होगी ये पढ़ने के लिए। इकोनॉमिक सर्वे महाराष्ट्र का स्पेशली पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली, GDP का न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली पूछा जाता है, कुछ रेशोस पूछे जाते हैं, डेफिसिट रेशो पूछा जाता है। तो ये कहाँ से पता चलेगा? इकोनॉमिक सर्वे से।
फिर अगेन अगर वीक ये वीक है आपका, बेसिक वीक है, तो मुन्नाज के वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हो और आपका बेसिक स्ट्रांग हो सकता है। इसमें प्रैक्टिस कैसे करने की, इकोनॉमिक्स के टॉपिक में प्रैक्टिस के बाद आपको हर टॉपिक में प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। तो इसके दीप स्तंभ का एक बुक आता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट होते हैं, उसमें मैंने खुद ने वो यूज किए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट। तो वो आप देसले सर के बुक में से एक टॉपिक पढ़ने के बाद वो टॉपिक आप जाके क्वेश्चन उस पे सॉल्व कर सकते हो, अलग क्वेश्चन सेट आता है तो वो आप यूज कर सकते हो। प्री के पहले मैंने जैसे बताया मेंस का कवर करना पड़ता है, चंक ऑफ मेंस बहुत पढ़ना, तब कवर होना चाहिए आपका, तो तभी आप ये बुक यूज कर सकते हो डेली बेसिस में से, उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। तो सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए इतने ही बुक है और इसमें से मोस्ट ऑफ बुक्स हमने प्री के लिए यूज की है, मतलब इकोनॉमिक्स का बहुत सारा काम हमने प्री में ही कर लिया, तो उसका इतना बर्डन नहीं होता है यहाँ पे। साइंस और टेक के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि सिलेबस में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो डायरेक्टली जाके गूगल पे सर्च करना, क्योंकि साइंस एंड टेक के सिलेबस के लिए स्पेसिफिक बुक लोकल मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है और यूपीएससी के लिए भी हम ऐसा कुछ डेडिकेटेड बुक नहीं है हमारे पास। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी वो सिलेबस जाके डायरेक्टली गूगल पे सर्च कीजिए और नोट डाउन करके रखिए और उसको ही ज्यादा रिवाइज कीजिए। जैसे टॉपिक कैसे रहते हैं, इसरो का एस्टैब्लिशमेंट कब है, इसरो में कौन सा रॉकेट लॉन्च किया, पहला रॉकेट कौन सा लॉन्च किया, किस कंट्री ने हमें हेल्प की, ये सब चीजें रहती है जो इसरो के वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर एक बार हम लोग उसको नोट डाउन करके रखे तो उसके बाहर के क्वेश्चन नहीं आ जाते हैं। मतलब साइंस एंड टेक में एक पैटर्न फिक्स है कि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि गूगल में से कौन सी चीजें हम लोग को उठानी है और कौन सी नहीं उठानी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे भी मस्ट है, मतलब मस्ट एकदम इम्पोर्टेंट है। तो ये चीजें डायरेक्टली आप उसमें गूगल सर्च करके नोट डाउन करके रखिए और एग्जाम के पहले जैसे मैंने बताया ब्रेक के बीच में ये टॉपिक अगर आपने रिवाइज किया तो बहुत आपको आउटपुट मिल सकता है इससे, क्योंकि बहुत फैक्चुअल चीजें रहती है, याद नहीं रहते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ये अर्थक्वेक कौन से साल पे हुआ था, उसका स्केल क्या था, कुछ कौन से स्टेट को इसने नुकसान पहुंचाया था, ये बहुत फैक्चुअल चीजें होती है जो हमको बार बार रिवाइज करनी पड़ती है। अगर आपने दो पेपर के बीच में सा जो ब्रेक होता है उसका अच्छे से इस्तेमाल किया तो ये चीजें वहां पे रिवाइज हो सकती है। इवन इकोनॉमिक्स का कुछ डेटा रहता है इकोनॉमिक सर्वे में सा, तो वो भी आप वो गैप में रिवाइज कर सकते हो। तो ये पूरे 6 पेपर के बारे में बात होगी। ये अभी पूरा मैंने बता दिया है कि मैंने कैसे था, कैसे कैसे किया मैंने खुद ने। तो न्यू कमर्स के लिए यही अच्छा रहेगा अगर आप अभी एमपीएससी का स्टार्ट कर रहे हो और आपका 2021 का एग्जाम का फोकस है, तो अभी आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। मेंस से स्टार्ट कीजिए चीजें, क्योंकि मेंस और प्री में बहुत सारी चीजें कॉमन है। जैसे मैंने अभी बताया इकोनॉमिक्स की चीजें कॉमन है, हिस्ट्री की चीजें कॉमन है। तो न्यू कमर्स के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मेंस से स्टार्ट कीजिए, मेंस का सिलेबस देखिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उससे स्टार्ट कीजिए। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिलेबस में पहले हिस्ट्री दिया है तो मैं हिस्ट्री के ही साथ पे स्टार्ट करूंगा, और उनको कुछ दिनों के बाद हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगने लगता है और वो सोचते हैं कि बहुत बोरिंग है एमपीएससी करना और वो छोड़ देते। तो वैसे मत कीजिए, सिलेबस पूरा पढ़िए, आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है वो देखिए। और प्री के पहले एटलीस्ट आपको 5 या 4 महीने प्री के पहले आपको प्री का डेडिकेटेड प्रिपरेशन चालू करना चाहिए। तो उसके पहले आप पूरा मेंस पे फोकस कर सकते हो, मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना, मेंस से क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना, ये आप प्री के 5 महीने से पहले कर सकते हो। और कुछ चीजें ऐसे होती है कि जो आप मेंस करते करते प्री का भी हो जाता है, तो ऐसे एक सब्जेक्ट आपको निकालने हैं। अगर आप यूपीएससी से स्टेट पीसीएस में महाराष्ट्र के स्विच हो रहे हैं तो आप यूपीएससी के जो आपने बुक्स पढ़े उसमें चीजें एक्सट्रैक्ट करना सीखिए कि दोनों में से सिमिलर कौन सा है वो एक्सट्रैक्ट कीजिए। जैसे मैंने किया था ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें सिमिलर है,
एनसीईआरटीज है, सिर्फ स्टेट ज्योग्राफी अलग है, तो मैंने सिर्फ उसके लिए ही बुक पढ़ूंगी। जो मैंने ऑलरेडी पढ़े हैं यूपीएससी के लिए, मैंने उसी से ही बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट की। जैसे GS3 में HRD कैडेट, यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स थे, तो मैंने कुछ अलग बुक नहीं यूज किया स्कीम के लिए। जो मैंने यूपीएससी के स्कीम के बारे में पढ़ा था, मैंने वही चीजें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके पढ़ा है यहाँ पे। तो ऐसे आप साइमल्टेनियसली 2 एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन आपका बेस प्रिपेयर होना चाहिए, बेस स्ट्रांग होना चाहिए। उसके सिवाय आप दोनों एग्जाम के साथ नहीं खेल सकते। तो पहले किसी भी एग्जाम देने से पहले बेस प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। सो जैसे मैंने बताया कि वीडियो के एंड में मैं एक सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूँ। तो ये सक्सेस स्टोरी बहुत लोग जानते भी होंगे, माइकल फेल्प के बारे में है, जो स्विमर है, अमेरिकन स्विमर है, उनके बारे में। उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। जैसे आप स्विमिंग के लिए जानते हैं कि हाथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हैंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनका फ्रैक्चर हो गया था और उन्होंने, डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि अब आप पानी में भी नहीं जा सकते हो, तो स्विमिंग तो दूर की बात है। तो उन्होंने विदाउट फेल, मतलब उन्होंने क्या करना है अभी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ। अगर मेरा हाथ ही इतना इंजूर हुआ है तो मैं कैसे प्रिपेयर करूँ या कैसे स्विमिंग टैप में उतरूँ। तो उन्होंने अपने पैर के साथ इतना उस पर प्रैक्टिस किया कि उनके पैर उनके हाथ बन गए। मतलब बताने का मतलब ये है कि उनके पैर इतने स्ट्रांग हो गए कि उनको अपने हाथ की जरूरत ही नहीं पड़ी, हाथ का यूज किए बिना भी वो स्विमिंग करने लगे थे। तो बीजिंग ओलंपिक्स 2008 का जो था, उसने जब हाथ फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर ने उन्हें बोला कि अभी स्विमिंग नहीं करनी है, तो उसके बाद का जो 2008 का बीजिंग ओलंपिक्स था, उन्होंने उसमें 8 गोल्ड मेडल मिला थे। मतलब आप डेडिकेशन देख सकते हो। तो इस पे मुझे बताना है कि सक्सेस इज नॉट अबाउट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, बट इट इज अबाउट ओवरकमिंग दैट प्रॉब्लम्स। आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे ओवरकम कैसे करते हैं, सक्सेस उस पर डिपेंड होगा, ना कि आपके पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। गिरकर हम कितनी बार उठते हैं उस पे डिपेंड होगा कि हम कितने बार सक्सेस होते हैं, ना कि हम एग्जाम में पास हो गए तो सक्सेसफुल हो गए। ऐसे नहीं होता। कितने बार आप गिरे हो वो इम्पोर्टेंट है, और उसमें कितने बार आप उठे हो। तो फेलियर आता रहता है, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। तो उसकी वजह से नर्वस मत होइए, डिप्रेशन में मत जाइए। इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी करके आप उठिए, उससे हिम्मत लीजिए, पता करिए कि कुछ क्या चीजें गलत होगी, उसके वजह से मैं फेल हो गया हूँ। तो ये सब चीजें पता होने के बाद उस पर वर्क कीजिए, और सक्सेस इज योर्स ओनली, रिमेंबर ओनली। सिर्फ हार्ड वर्क की जरूरत है, सक्सेस वहां पे खड़ा है। हम लोग को मेहनत करके वो सक्सेस के पास जाना है। तो वो मेहनत करते रही है, मेहनत ही हमारे पास है, बाकी तो कुछ चीजें हमारे पास नहीं है, सिर्फ मेहनत उतना करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन थैंक यू स्टडी IQ, एंड थैंक यू गौरव सर।